सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे, ऑडियो एंड वीडियो जो है वो बिल्कुल बेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बेस्ट आ रहा है तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस जबरदस्त क्लास को। मेरी नॉलेज में तो सब कुछ हमारी साइड से परफेक्ट है। एक बार आपका कंफर्मेशन मिल जाए तो टॉपिक की शुरुआत कर सकते हैं हम लोग। प्लीज जल्दी से। परफेक्ट, सब कुछ क्लियर है, करें शुरुआत। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, या मैं कहूं इसे आव्यूहों की समानता। अगर आप दो आव्यूह को, मैट्रिक्स को इक्वल बोल रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि आप यहां पर उनकी इक्वलिटी के बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो कैसे ये डिस्कशन होगा और कैसे आप इसे कंक्लूड करेंगे, वो सारी बातें आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चों ने अपनी पुरानी क्लासेस को कंप्लीट किया होगा, और आज इस क्लास को अगर आप लोग करने आए हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस जरूर होगा कि हम पुरानी क्लास करके आए हैं तो आज की बात हमें अच्छे से समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने मैं एक छोटा सा मैट्रिक्स, छोटा सा आव्यूह में यहां पर रखता हूं, जिसका ऑर्डर हमने बोल दिया m क्रॉस n है। m क्रॉस n। दूसरा मैट्रिक्स मैंने लिखा जिसका ऑर्डर यहां पर p क्रॉस q है। p क्रॉस q। ऑर्डर क्या है बच्चे यहां पर? p क्रॉस q। अगर मुझे ये जानना है कि सर क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन फॉर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, आप कहेंगे आव्यूहों की समानता की परिस्थितियां। मतलब किन परिस्थितियों में आप उन्हें समान कह सकते हो। सबसे पहली चीज जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है वो आपके सामने ये निकल कर आती है कि सर इनका ये जो ऑर्डर आप देख रहे हो m क्रॉस n और p क्रॉस q, ये कुछ इस प्रकार बराबर होना चाहिए कि m बराबर n हो और n बराबर q। किस प्रकार सर? इस प्रकार होना चाहिए कि m बराबर p हो और n बराबर q हो। तो आप कहेंगे सर यहां पर ऑर्डर ऑफ a ये किसके बराबर होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ b, यानी a का ऑर्डर और b का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। b का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। बोला ठीक है सर। और किस प्रकार बराबर होना चाहिए सर? सर इस प्रकार बराबर होना चाहिए, इस प्रकार ये बराबर होना चाहिए
कि m बराबर p हो, m बराबर क्या हो, p हो, एंड n बराबर q, n बराबर क्या हो, q हो। सर m बराबर p, आपको याद होगा कि ये जो पहला नंबर होता है ये नंबर ऑफ रोज यानी पंक्तियों की संख्या को बताता है। जो दूसरा नंबर होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स यानी स्तंभों की संख्या को बताता है। तो अगर आप ये बात लिख रहे हैं कि सर यहां पर m बराबर n और n बराबर q होना चाहिए, तो इसका सीधा सीधा मतलब जो मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है वो ये है कि नंबर ऑफ रोज एंड, इससे आप गलत मीनिंग भी निकाल सकते हो। मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए, तो आप सोचोगे कि शायद ये दोनों बराबर होना चाहिए, नहीं, आप बोलेंगे नंबर ऑफ रोज इन ए बराबर नंबर ऑफ रोज इन बी। तो आप कहेंगे यहां पर ए में पंक्तियों की संख्या, ए में पंक्तियों की संख्या, और आप कहेंगे यहां पर बी में पंक्तियों की संख्या। ए में पंक्तियों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर होना चाहिए। बेटा उसके बारे में अगर वेबसाइट पर अपडेट नहीं आ रहा है रूपाली, तो मैं कैसे बता पाऊंगा? सबसे पहले तो बोर्ड को बताना पड़ेगा ना। अगर बोर्ड ही नहीं बता रहा है तो मैं उसकी जानकारी कैसे दे पाऊंगा बेटा, है ना? ठीक है सर। इसी तरीके से आप कहेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, यानी ए में स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए बी में स्तंभों की संख्या के। ए में स्तंभों की संख्या और बी में स्तंभों की संख्या बराबर होना चाहिए। बिल्कुल चल रहा है मैकेनिकल इंजीनियर साहब, बिल्कुल चल रहा है एप्लीकेशन पे क्लास, है ना? तो पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए। दूसरी जो मेजर कंडीशंस है, दूसरी जो मेजर कंडीशन है वो क्या है सर? दूसरी कंडीशन आप देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, corresponding elements of A and B must be equal, must be equal। A और B के क्रमशः अवयव परस्पर परस्पर बराबर होने चाहिए, बराबर होने ही चाहिए। मस्ट बोला ना आपने, तो होना ही पड़ेगा, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। परस्पर और क्रमशः का मतलब क्या है? इस जगह पर जो एलिमेंट है इस जगह वाले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, इस जगह पर जो एलिमेंट है इस जगह वाले एलिमेंट पे बराबर होना चाहिए, इस जगह पर जो एलिमेंट है इस जगह वाले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। अगर ये बात आप समझ पा रहे हैं तो मैं चाहूंगा सभी बच्चों का कमेंट मेरे पास में आ जाए, फिर हम लोग यहां से आगे बढ़े। आपके कमेंट से मुझे ये आइडिया लगेगा कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बताएंगे रजनीश, रुद्रा, रवि,
नमस्ते करके एक बच्चे, उनका नाम मुझे पता नहीं है, राजा, राज प्रकाश, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है। अगर मेरी नॉलेज में बात करें तो ये बहुत आसान पॉइंट है, बहुत आसान पॉइंट है। चलिए समझ गए। तो सर क्या यहां से क्वेश्चन भी डिजाइन हो सकता है क्या? मैंने कहा अरे बिल्कुल क्वेश्चन भी डिजाइन हो सकता है। सर कैसे क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है? मैंने कहा देखिए, वो आपको बोलेगा इफ ए 3x4 एंड बी m×n आर equal matrices, then m square plus n square divided by 2 equals to। क्या मतलब हुआ सर इसका? यदि आप लोग जब तक आंसर बता दो, a 3x4 और b m×n समान आव्यूह है, समान आव्यूह है, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटे 2 का मान कितना होगा? अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बोला सर बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। देखिए अगर आप यहां पर एक छोटा सा थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करें कि सर a और b इक्वल है, a और b इक्वल है, उसके लिए बच्चे मैं अलग वीडियो में आपको ये जानकारी दे दूंगा कि डिप्लोमा के बाद बीटेक किस ब्रांच में करनी चाहिए। अगर a का ऑर्डर 3x4 है और b का ऑर्डर m×n है, अगर a का ऑर्डर 3x4 है और b का ऑर्डर m×n है, तो यहां पर आपके सामने इक्वलिटी की बात की गई है। तो आप कहेंगे सर इक्वलिटी का मीनिंग क्या होता है? मैंने कहा इक्वलिटी का मीनिंग होता है कि 3 इसके बराबर होगा और 4 इसके बराबर होगा। तो आप कहेंगे m इक्वल्स टू 3 एंड n इक्वल्स टू 4। हमसे पूछा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 3 का स्क्वायर आता है 9, 4 का स्क्वायर आता है 16 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास में सही आंसर हो जाएगा पहला। और मैं ये देख पा रहा हूं कि बड़ा आसान सा सवाल आप लोगों के सामने है, पहला और बड़ा आसान सा सवाल आप लोगों के पास में है। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करके बताएंगे कि इतना पॉइंट सर हमें क्लियर हो गया है। फिर मैं आपको दूसरे पॉइंट की साइड लेके चलूंगा। वेरी गुड, राजा का आंसर आ गया, रूपाली का आंसर आ गया, सॉरी रजनीश का, मैकेनिकल इंजीनियर करके एक बच्चा है उनका आंसर आ गया है, राज प्रकाश का आंसर आ गया है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं। कैसे सर? अब देखिए मैं आपसे कहूंगा यहां पर इफ a इक्वल्स टू x प्लस 3 5 y प्लस 2 z and b equals to 7 5 -1 and 8। एक सेकेंड, हमने कहा इफ a एंड b, ये दो मैट्रिक्स आपको दी गई है, इफ a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस आर टू equal matrices, two equal matrices, then x plus y plus z equals to, यदि a equals to x plus 3 5 y plus 2 z
और b इक्वल्स टू 7 5 -1 8 दो समान आव्यूह है, दो समान आव्यूह है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपको इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके लिए अपडेट कर दिया जाएगा बेटा, मैकेनिकल इंजीनियर साहब, उसके लिए आपको अपडेट कर दिया जाएगा। हमने कहा ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई है, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हमारे दिमाग में क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, समान है। तो इसका ऑर्डर भी साफ साफ दिख रहा है, 2x2 है, और इसका ऑर्डर देखें तो ये भी 2x2 है। बोला हाँ सर, दोनों 2x2 दिख रहा है। यदि दोनों ही 2x2 है तो मैं बोल सकता हूं कि सर इनके एलिमेंट्स, अवयव, वो भी क्या होने वाले हैं? बराबर होने वाले हैं। इनके जो अवयव है वो भी आपके पास में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमने कहा सर बिल्कुल बराबर होंगे। तो अगर बराबर होंगे तो आप कहेंगे सर ये बन जाएगा x प्लस 3, ये बराबर होगा 7 के। आप कहेंगे सर ये जो 5 है वो तो 5 के बराबर ही आ रहा, तो इसमें तो कोई मैटर ही नहीं है। बोला ठीक है सर, ये जो y प्लस 2 है, y प्लस 2 है, ये -1 के बराबर होगा, और ये z इक्वल्स टू जो है ये 8 के बराबर होगा। वेरी गुड राज। तो अगर आप यहां पर देखें तो x इक्वल्स टू 7 -3 यानी कि 4। यहां से अगर आप देखेंगे y इक्वल्स टू -1 -2 यानी y बराबर -3। यहां पर z इक्वल्स टू 8 आ ही रहा है। सर मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना होगा? तो आप कहेंगे 4 -3 प्लस 8, सो इट इज 12 -3 विच इज इक्वल्स टू 11। यस और नो? ओके, माय मिस्टेक। 12 माइनस 3 इज 9। परफेक्ट। रवि प्रकाश, रजनीश, राजा, राज प्रकाश, एक्सीलेंट बेटा। सबके जवाब अगर मैं देखूं तो यहां पर बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। सबके जवाब अगर मैं यहां पर देखूं तो बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। किसी बच्चे को इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप चीजों को सीख पा रहे हैं। जो प्रैक्टिस शीट आप लोगों को मिली है प्लस बैच वालों को, उम्मीद कर रहा हूं उन बच्चों ने उसको सॉल्व भी कर लिया होगा। ठीक सर, आ जाओ दूसरे पॉइंट पर। अब आता है हमारे पास में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? आव्यूहों का योग। दो आव्यूहों का योग कब हो सकता है? दो आव्यूहों का योग आप कब कर सकते हैं? इस बात को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए दो मैट्रिक्स मुझे दी गई है। पहली मैट्रिक्स है ए एम क्रॉस एन, दूसरी मैट्रिक्स है बी पी क्रॉस क्यू। इन दोनों को कब जोड़ा जा सकता है? तो आप कहेंगे सर टू मैट्रिसेस ए एम क्रॉस एन एंड बी पी क्रॉस क्यू आर या फिर कैन ओनली एडेड व्हेन ऑर्डर ऑफ बोथ ऑर्डर ऑफ, इसको मैं जूम करना भूल गया, थोड़ा जूम कर देता हूं जिससे प्रॉपर स्पेस भी मिल जाए हमें। इसको दोबारा लिख दूंगा मैं ना। सो ऑर्डर ऑफ बोथ matrices are perfectly equal। इसको लिख दो एक बार, आव्यूहों
का योग। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो हमने कहा कि सर दो मैट्रिक्स तभी ऐड की जा सकती है जब दोनों का ऑर्डर परफेक्टली बराबर हो। सर हिंदी में भी लिख दो इस बात को, बहुत सारे बच्चे हिंदी में भी चीजों को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, तो जब अपन दोनों भाषाओं में कंफर्टेबल है तो अपन लिख भी सकते हैं उस चीज को। तो मैंने कहा ठीक है सर, आपके लिए लिख भी देते हैं। तो मैं लिखूंगा यहां पर दो आव्यूहों का योग तभी संभव है, मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूं, भाषा में लिख रहा हूं, तभी संभव है जब दोनों आव्यूहों का ऑर्डर बिल्कुल एक समान हो, एक समान हो। अदरवाइज आप उसको जोड़ नहीं सकते। सर थोड़ा और डेप्थ में बताई दियो तो मजा आ जाए। मैंने कहा जैसे मान लीजिए किसी ने कहा एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 3x2, इसको आप जोड़ रहे हो एक मैट्रिक्स बी जिसका ऑर्डर है 2x3, तो क्या इसे मैं जोड़ पाऊंगा? बोला सर इसके अंदर नंबर ऑफ रोज 3 है, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है, इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है, स्तंभों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 3 है। अभी मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है। तो अगर इतनी बात हमें दिखाई दे रही है कि सर ये बराबर नहीं है, तो अगर ये बराबर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी उम्र है 19 साल और मैं आपसे पूछूं कि आपके 24 साल के बेटे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप कहेंगे सर मेरी उम्र 19 साल है, मेरा 24 साल का बेटा कैसे होगा? तो आप बोलेंगे ऐसा मेरा कोई बेटा अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब होता है अस्तित्व में नहीं है, कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो बोला अस्तित्व में तो है पर मैं अभी ज्ञात नहीं कर सकता, दिस टाइम आई कैन नॉट डिटरमाइन दिस कैलकुलेशन और दिस आंसर। तो डज नॉट एग्जिस्ट अस्तित्व में नहीं है, कैन नॉट डिटरमाइन ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। सर मेरा मोबाइल फोन खो गया है, कहां है मुझे मिल नहीं रहा, मैं फाइंड नहीं कर पा रहा हूं, पर है। मैंने कहा मेरी बीएमडब्ल्यू कार खो गई है, कहां है कहां है? तो आप बोलेंगे सर आपके पास कोई बीएमडब्ल्यू कार है ही नहीं, है ही नहीं, तो मिलने का सवाल ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं है सर। सो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ज्ञात करना और नहीं ज्ञात करने की कोई बात ही नहीं बनती यहां पर। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3x3 है, इसको अगर मैं जोड़ता हूं 3x3 में, तो सर अगेन डज नॉट एग्जिस्ट, अगेन डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स अस्तित्व में नहीं है बाबू, अस्तित्व में नहीं है, बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं है। अरे ये 2x2 है, क्या बोलते बोलते क्या लिख दिया मैंने। ये 3 2 के बराबर नहीं है, ये 3 2 के बराबर नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, तो कौन अस्तित्व में है वो बताओ ना, ताकि बात समझे। मैंने कहा देखो एक मैट्रिक्स है 3x4, उसको अगर आप जोड़ोगे किसमें? 3x4 में ही, तो आप कहेंगे सर ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा, अस्तित्व में है, ये अस्तित्व में है सर, ये बिल्कुल अस्तित्व में है।
अगर बिल्कुल अस्तित्व में है तो आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत बढ़िया तरीके से आप इस चीज को सीख जाएंगे। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हुआ कि अस्तित्व में। अब जोड़ूंगा कैसे? मैंने कहा सोचो, अगर कोई मैट्रिक्स दी गई है आपको 2 5 7 6, इसको जोड़ना है आपको किसके अंदर? 1 3 5 9 में। सबसे पहले आपने कहा कि सर अस्तित्व में है कि नहीं है, तो मैंने कहा इसका ऑर्डर है 2x2। सर जी इसका ऑर्डर भी तो 2x2 है। बोला हाँ सर, दोनों का ऑर्डर 2x2 है। यदि दोनों का ऑर्डर बच्चे 2x2 है तो अस्तित्व में तो है। तो जो जोड़ा जाता है उसमें लोकेशन टू लोकेशन जोड़ा जाएगा। मतलब जैसे ये 2 है तो इसके साथ ये 1 है, तो इसको इसके साथ से जोड़ा जाएगा, तो 2 + 1। इसको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है तो 5 + 3। सर यहां पर 7, यहां पर 5, 7 + 5। सर यहां पर 6, यहां पर 9, 6 + 9। तो सर क्या मिला आपको? हमने कहा 3 8 12 और 15। जो मजेदार कहानी है कि जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर उतना ही होगा जितना उन दोनों मैट्रिसेस का था जिनको आप जोड़ने जा रहे थे। तो आप कहेंगे सर ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स आफ्टर addition will be same as previous two matrices। सर क्या मतलब है इसका? इसका मीनिंग होगा यहां पर, कहां लिखूं सर? इधर लिख देता हूं, इधर मुझे स्पेस दिख रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? नई आव्यूह का ऑर्डर जोड़ने के बाद पुरानी दोनों आव्यूहों के ऑर्डर के बराबर ही होगा। एक बार मैं चाहूंगा सभी बच्चों से मुझे यह कंफर्मेशन मिल जाए कि आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। सभी बच्चे, सभी बच्चे एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे कंफर्म कर दो कि हाँ सर इतनी बात हमें समझ में आ गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेसिक्स है, जितना अच्छा बेसिक्स होगा उतना अच्छा आप फ्यूचर में एडवांस मैथ्स पर पकड़ भी बना पाओगे। बेसिक्स अच्छा नहीं होगा तो एडवांस मैथ्स पे पकड़ भी नहीं बना पाओगे। चलिए सर ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। देखिए अगर मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स है उसको जोड़ा A + B, उसको अगर मैं ऐसा लिख दूं कि नहीं सर मैंने B को A में जोड़ा, तो इस बात से किसी को कोई आपत्ति होगी? बोला नहीं सर। एक्चुअल में इसे बोला जाता है लॉ ऑफ कम्यूटेटिव।
यानी विनिमय, विनिमय का मतलब होता है कम्यूटेटिव, है ना। विनिमय, ये एन पे छोटी की मात्रा लगा देता हूं, विनिमय का नियम। आप एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करो कि अगर मैं जोड़ रहा हूं तो मैं लिखूं 2+1 या 1+2 तो कोई फर्क नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनकर निकलता है कि जो मैट्रिक्स एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इस बात को आप यहां पर, एसोसिएटिव नहीं बेटा, कम्यूटेटिव, तो इस बात को आप यहां पर जरूर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? मैट्रिक्स एडिशन always, matrix addition always follows commutative law, commutative law। आप कहेंगे यहां पर अवयवों का योग, अवयवों का योग हमेशा विनिमय नियम का, विनिमय नियम की पालना करेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये तभी होगा जब आपका एडिशन एग्जिस्ट करेगा। इफ एडिशन इज नॉट एग्जिस्ट, अगर एडिशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो फिर हम इस चीज पर कोई चर्चा करेंगे ही नहीं। भाई जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो बराबर होने या ना होने की तो कोई बात ही पैदा नहीं होती, कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या कहेंगे सर यहां पर? सर मैं यहां पर कहूंगा सर, मैं कहूंगा सर यहां पर when addition of matrices, addition of matrices exist, जब अवयवों का योग अस्तित्व में हो, अस्तित्व में हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है। यदि अस्तित्व में ही नहीं है तो फिर हमें किसी तरह की कोई चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। तो अस्तित्व में होना उसका बहुत जरूरी है। जब वो अस्तित्व में होगा तभी ये सारे काम हो पाएंगे, अदरवाइज फिर ये सब चीजें नहीं हो पाएगी। क्लियर है? सेम ऑर्डर का रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सनी हम पहले लिख चुके हैं, ये बात हम बच्चे पहले लिख चुके हैं। आप 2-5 मिनट लेट आए हो। 2-5 मिनट नहीं, वैसे आज तो आप बहुत ज्यादा ही लेट आए हो। बताओ सभी बच्चों को समझ में आया? बोलो सर बिल्कुल समझ में आ गया। ऐसा एक और रूल होता है जिसको साधारण भाषा में आप सभी बच्चे जानते भी होंगे, मैं उसको समझा देता हूं। अगर मान लीजिए मेरे पास में 3 मैट्रिक्स है, एक है ए, एक है बी और एक है सी। अगर मैं ए को बी में जोड़ देता हूं, जोड़ना आता है हमें, और फिर इसमें सी जोड़ता हूं, या फिर मैंने बी को पहले सी में जोड़ा फिर ए को इसके अंदर जोड़ दिया, तो ऐसी परिस्थिति में जो मैट्रिक्स है वो दोनों ही केस में सेम आने वाली है। दोनों ही केस में कैसी आने वाली है? सेम आने वाली है। लेकिन ए बी में तभी जुड़ेगा जब ए और बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका उतना ही ऑर्डर होगा जितना ए और बी का होगा, और वो सी में तभी जुड़ेगी जब उनका ऑर्डर आपस में बराबर हो। तो अल्टीमेटली मुझे एक बात समझ में आ गई कि सर ए बी सी तीनों का ऑर्डर अगर सेम रहा तभी ए प्लस बी प्लस सी आप फाइंड कर पाओगे, अदरवाइज
वो अस्तित्व में ही नहीं रहेगी। तो अगर कोई आपसे यहां पर भी पूछे कि आपने कहा अस्तित्व में होना चाहिए, तो अस्तित्व में होने का क्या मीनिंग है यहां पर? मैंने कहा भैया अस्तित्व में कब होगी? तो बोला सर जी अस्तित्व में तब होगी जब, अस्तित्व में ये कब आएगी सर? ये अस्तित्व में तब आएगी जब ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी, तभी आपके पास में ये अस्तित्व में आ पाएगी। तो हमने कहा ठीक है सर, ये तो अच्छी बात आपने बता दी है कि जब दोनों का ऑर्डर बराबर होगा तभी ये अस्तित्व में आने वाली है, अदरवाइज ये अस्तित्व में नहीं आएगी, अदरवाइज ये अस्तित्व में नहीं आएगी। तो मैंने कहा सर अगर अब यही बात मैं यहां पर लिखने जाऊं, तो मैंने कहा बिल्कुल यहां पर भी आपको लिखना पड़ेगा सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, यानी ऑर्डर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? इसको बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। ये क्या हुआ भाई? एसोसिएटिव लॉ, सहचर्य का नियम, सहचर्य का नियम, ब्रह्मचर्य नहीं है, सहचर्य का नियम। कहीं तुम लिख लो कि आज हमने ब्रह्मचर्य का नियम पढ़ा, नहीं। तो कैसे लिखेंगे हम यहां पर इस बात को? सो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आप यहां पर मेंशन करेंगे मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन follows associative law, associative law। एसोसिएटिव लॉ का क्या मतलब है वो बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आप क्या बोलेंगे यहां पर? आव्यूहों का योग हमेशा सहचर्य, सहचर्य के नियम की पालना करता है। तो आप क्या बोलेंगे यहां पर सर? लेकिन कब करता है सर जी? सर जी तभी करता है when एडिशन एग्जिस्ट। कब? जब एडिशन एग्जिस्ट करेगा। कब? कब सर? कब? when a plus b plus c exist। कब? जब a plus b plus c अस्तित्व में हो। अगर भैया वो अस्तित्व में ही नहीं है तो फिर कोई चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है ना? कब अस्तित्व में आएगा? तभी अस्तित्व में आएगा जब ऑर्डर उनका क्या रहेगा? सेम रहेगा। नहीं सनी, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हिंदी के साथ काफी कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है ना? तो आई थिंक इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बिना किसी कंफ्यूजन के। तो आज हमने ऑपरेशन के दो पार्ट पढ़ लिए, मतलब जो आपका एडिशन होता है वो भी हमने समझा और इक्वलिटी का मीनिंग क्या होता है वो भी हमने सीखा। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां पर आप सभी बच्चों को ये बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे मंडे को। यदि आप BCCLE एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपर कंटेंट के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी बच्चों को डाउनलोड करना होगा हमारी एप्लीकेशन इजी प्रेप, जहां पर आपको 3 तरह के कोर्सेज दिखाई देंगे। एक रिकॉर्डेड बैच होगा जो सिर्फ 999 रुपए में मिल रहा है, जिसमें आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स और उनकी PDF भी वहां पर मिलने वाली है। दूसरा जो बैच है आपका वो है लाइव बैच, और इस लाइव बैच के अंदर आपको कंप्लीट कंटेंट वापस से लाइव पढ़ाया जाएगा, जिनकी बाद में आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं, PDF नोट्स, साथ के साथ आपको PYQs भी सॉल्व करवाए जाएंगे इसके अंदर, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ में 30 से ज्यादा जो टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, जो एप्लीकेशन पर आपको अभी सिर्फ 1499 रुपए में मिल रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो हमारा सबसे प्रीमियम बैच है जिसको हम प्लस बैच बोल रहे हैं, ये आपको 1999 रुपए में मिलेगा। इसके अंदर आपको
कंप्लीट जो लाइव बैच है, यानी ये कंप्लीट फीचर, ये कंप्लीट फीचर, इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक ई बुक, जिसके साथ साथ आपको 70 से ज्यादा टेस्ट मिलने वाले हैं। और मैं आपको इसके साथ एक और चीज बता देता हूं कि इसमें आपको टॉपिक वाइज अलग से प्रैक्टिस शीट भी मिलती है। सबसे बेस्ट बैच है, सबसे ज्यादा रैंकर्स इसी बैच से आपको देखने को मिलेंगे। अगर तीनों में से किसी भी बैच के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चे इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने बीसीसी एलई की तैयारी इजी प्रेप से ही शुरू करेंगे। मिलते हैं आप सभी बच्चों से लाइव क्लासेस के अंदर। थैंक यू सो मच।